अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाटाबेस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने कंटेक्स्ट डायग्राम्स पे बात की थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, और लेवल 0 डायग्राम्स पे। और इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल्ड डीएफटी डायग्राम्स देखेंगे और इस तरह अगले इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, हम कुछ जिस हाथ पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि जब एक लेवल 0 डायग्राम में जब एक प्रोसेस को हमने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है तो वो हम डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, वो डिटेल्स जो हम लेवल 0 डायग्राम में शो नहीं कर सकते, या वो डिटेल्स जो लेवल 0 डायग्राम में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हम डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू करते हैं। और किस तरह करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने लिखा है कि ये उन्हीं प्रोसेस के लिए क्रिएट होती हैं। ठीक है, ठीक है, लेवल 0 डायग्राम्स के लिए जिनके लिए हम डिटेल्स शो कर रहे होते हैं। इट इज क्रिएटेड ओनली दोज प्रोसेसेस फ्रॉम द लेवल 0 डायग्राम्स फॉर विच वी वांट टू शो द डिटेल्स। ठीक है, जिनके लिए आपने लेवल 0 डायग्राम शो बनाई और फिर आपने उनको फर्दर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसमें आप एक तो डिटेल का आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें आप ज्यादा डिटेल से चीजें, ज्यादा डिटेल से प्रोसेस आप रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड, इसमें नंबरिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, कि आप प्रोसेस को नंबरिंग असाइन करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग फिर आप जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही असाइन करेंगे। ठीक है, आपने पर्टिकुलर प्रोसेस को नंबर करना है, और फिर जब वो प्रोसेस आगे फर्दर सब प्रोसेस में डिवाइड होंगे तो फिर उनकी फर्दर आगे नंबरिंग हो जाएगी। 1 है तो आगे फिर 1.1 आ जाएगा, या 1.2, 1.3। ठीक है, यानी जब जैसे जैसे आगे सब प्रोसेस में डिवाइड होगा तो नंबरिंग भी हमारी इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको। अब ये देखें, 1.1, 1.2, 1.3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब प्रोसेस के लिए ये आपके पास इस तरह की नंबरिंग होगी। ठीक है, अब अगर हम फर्दर आगे डीपर जाएंगे, फर्दर डिटेल्स होंगी तो 1.1.2.1, 1.2.2 और 1.2.3। ठीक है, तो डिटेल्ड फ्लो डायग्राम्स में हमने दो चीजें देखी, एक तो डिटेल प्रोसेसेस की और सेकंड नंबरिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, और नंबरिंग किस तरह है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपके सामने ही है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है वो डीएफटी में ज्यादा ह्यूज ना हो। ठीक है, शुड नॉट बी वेरी ह्यूज। ठीक है, एक मॉडरेट नंबर ऑफ ठीक है, मॉडरेट नंबर होना चाहिए प्रोसेसेस का। और वो एक डायग्राम में कितना प्रोसेसेस होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है कि मैक्सिमम, देखिए, मैक्सिमम 7 to 9 प्रोसेसेस इन वन डिटेल्ड फ्लो डायग्राम। ठीक है, आपने मैक्सिमम 7 से 9 प्रोसेसेस एक डिटेल्ड एफटी डायग्राम में शो करने हैं। ठीक है, और उनको आपने सेकंड जिस बात का ख्याल रखना है कि उनकी नेमिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। नेमिंग असाइन, आपने प्रॉपर नेमिंग असाइन करनी है ताकि जो भी उस डीएफडी को देखे वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, और नेक्स्ट बात आपने जिस बात का ख्याल रखना है कि आपका डाटा इनपुट्स और डाटा आउटपुट्स कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी इनकी आपकी इनपुट और आउटपुट की रिजेंबलेंस होना चाहिए। वो किसी न किसी तरह लॉजिकली रिलेटेड हो, और लॉजिकली वो उनको आप डिफाइन कर सकें, लॉजिकली उनको आप रिप्रेजेंट कर सकें, तो उनमें कोइंसिडेंस होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे डिटेल फ्लो डायग्राम्स की यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं डाटा डिक्शनरीज पर। ठीक है, अब ये डाटा डिक्शनरीज कौन सी होती हैं? ये आपके पास स्कीमा को स्टोर करती हैं और फाइल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डाटा डिक्शनरी स्टोर ऑल द वेरियस स्कीमा एंड फाइल स्पेसिफिकेशंस एंड देयर लोकेशंस। ये स्कीमा को स्टोर करती हैं और उसके बाद फाइल स्पेसिफिकेशंस को स्टोर करती हैं और उनकी लोकेशंस को। ठीक है, तो अब जी इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यूज में या शॉर्ट
आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपके पास स्कीमा को और फाइल स्पेसिफिकेशंस को स्टोर करती हैं। अब फर्दर आगे इनकी टाइप्स हैं, ठीक है, दो टाइप्स हैं मेनली। एक आपके पास इंटीग्रेटेड है और सेकंड है फ्री स्टैंडिंग। फर्स्ट इंटीग्रेटेड, और ये आपके पास मोर एफिशिएंट टाइप है। ये कैसे, हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी इज द इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी, ठीक है। अब ये इसमें क्या डिफरेंस है कि ये DBMS इसे खुद क्रिएट करता है इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी को, और अंडर द डायरेक्शंस और रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको रिक्वायरमेंट्स बताता है, उसकी थ्रू DBMS इस डिक्शनरी को खुद क्रिएट करता है, ठीक है, या इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी को, और इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ये हम बात इधर कर चुके हैं, मोर एफिशिएंट। और यहाँ पे एक सेकंड जो बात है यहाँ पर कि आपके पास सब जो डिज़ाइन इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास डेटाबेस स्कीमा में लाई कर रही है, ठीक है। और अब डाटा डिक्शनरीज का फ़ायदा क्या है कि DBMS जो है uses the data dictionary to access the database at each layer or model, ठीक है। हमने 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पे बात की थी पहले। तो जो DBMS है वो डाटा डिक्शनरी को यूज करते हुए डेटाबेस को एक्सेस करता है। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि DBMS डाटा डिक्शनरीज को यूज करते हुए डेटाबेस को एक्सेस करता है हर लेवल पर, एट ईच लेवल, ठीक है। और कोई भी डाटा डिक्शनरी यूज हो सकती है, लेकिन जो है इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी वो मोर एफिशिएंट है देन एनी फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, ठीक है। वो क्यों मोर एफिशिएंट है? क्योंकि उसको DBMS खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो ज्यादा एफिशिएंट है। सेकंड, अब ये फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, ये इसको DBMS क्रिएट नहीं करता, ठीक है। अब ये आपके पास फर्दर किसी और टूल के थ्रू, केस टूल के थ्रू क्रिएट होती है, और फिर इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। तो इनमें मेनली दो डिफरेंस है आपके पास। इंटीग्रेटेड को DBMS खुद क्रिएट करता है और फ्री स्टैंडिंग को DBMS खुद क्रिएट नहीं करता। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इससे पहले हम कुछ वीडियोस बनाते रहे, मींस एक चैप्टर को 2 से 3 वीडियोस में हम कंप्लीट करते रहे, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाइज है, तो मैंने ये सोचा कि इस चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको मैं 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, जो है आपके पास क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये इसको क्या, ये क्या चीज़ है कि ये आपके पास डाटा डिक्शनरी में एक टूल है जिसके थ्रू आप डाटाबेस की एंटिटीज और एसोसिएशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स को, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हम इसके थ्रू डाटाबेस की एंटिटीज को फाइंड करते हैं और उनकी एसोसिएशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से इसको मैं कंप्लीट आपको समझाता हूँ, ठीक है। हम पहले इस डायग्राम पर बाद में आएंगे, पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टेबल 1 के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट यूजर ग्रुप्स को रिक्वायर है, ठीक है। अब इन रोज में क्या है आपके पास, अब ये देखें आपके पास ये रोज है, ठीक है। रोज के अंदर कोर्स नेम है, कम्युलेटिव, फादर नेम, फाइनल मार्क्स, ग्रेड पॉइंट्स, मार्क्स, मिड टर्म, प्रोग्राम नेम। अब ये रोज है आपके साथ, और ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अंदर रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, कॉलम्स के अंदर रिपोर्ट्स हैं। ये अटेंडेंस शीट हो गई, ये आपके पास क्लास का रिजल्ट और ट्रांसक्रिप्ट, ये आपके पास ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। रोज इन दिस मैट्रिक्स कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड द कॉलम्स कंटेन डिफरेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। कॉलम्स के अंदर
रिपोर्ट्स है, कॉलम्स के अंदर रिपोर्ट्स है और रोज के अंदर एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, अब ये टिक मार्क क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, नाउ द टिक मार्क इन द सेल्स रिप्रेजेंट द यूज और प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन डिफरेंट रिपोर्ट। ठीक है, कि जो एट्रीब्यूट जिस रिपोर्ट में प्रेजेंट है हमने उसको टिक मार्क हमने कर दिया है। ठीक है, कोर्स नेम अगर ट्रांसक्रिप्ट में है हमने इसको टिक कर दिया है, यहाँ पे इसको हमने टिक कर दिया है। अटेंडेंस शीट में कोर्स नेम नहीं है, हमने इसको ब्लैंक रहने दिया है। तो जो एट्रीब्यूट जिस रिपोर्ट में प्रेजेंट है हमने उसको वहां टिक से हमने मेंशन कर दिया है, और जहां पे नहीं है वो हमने ब्लैंक जगह छोड़ दी है। सॉरी। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और रिपोर्ट्स का रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, और फिर अब ये अगली बात ये कर रहा है कि अगर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज्यादा रिपोर्ट्स में प्रेजेंट होंगी तो हम उन एट्रीब्यूट्स को हम ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात मेंशन हो रही है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स अपीयरिंग टुगेदर शुड बी ग्रुप्ड इनटू सेम एंटिटी टाइप। यानी अगर एक रिपोर्ट्स बहुत सारी जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स में है तो हम उनको ग्रुप कर लेंगे। तो आपने ये बात जो इधर याद रखनी है कि आपके पास रोज में एट्रीब्यूट्स हैं और कॉलम्स में आपके पास रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आउटकम ऑफ एनालिसिस फेज। ठीक है, आपने देखा है कि एक डिजाइनिंग फेज होता है, प्रीलिमिनरी स्टडी होती है, डिजाइनिंग फेज, एनालिसिस फेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इस तरह का आपके पास एक सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। तो हम एनालिसिस फेज को देखते हैं। ठीक है, अब इससे पहले देखें प्रीलिमिनरी स्टडी में क्या होता है। जो डिजाइनर है, जो डेटाबेस डिजाइनर है, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है क्वेश्चंस के थ्रू या डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज के थ्रू। ठीक है, जो एक इब्तदाई रिपोर्ट होती है। ठीक है, उसमें डिजाइनर का ये काम है। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो यूजर्स है जो जिसने वो डीबीएमएस यूज करना है, उससे वो सारी जो डिजाइनर है, ठीक है, हमने एंड पे तो यूजर ही उसको यूज करेगा ना, तो डिजाइनर वो यूजर के साथ सारी डिटेल्स डिस्कस करेगा। इस पूरे पैराग्राफ में ये दो बातें मेंशन है। ठीक है, अब जो डिटेल एफडीज का क्या फायदा है, ये एनालिसिस फेज में एज अ इनपुट काम देती हैं। ठीक है, डीएफडीज आर इनपुट टू द एनालिसिस फेज। ठीक है, अब जो डिजाइनर है वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट देखेगा, यूजर की रिक्वायरमेंट देखेगा, और फिर वो प्रोसीजर और वो प्रोसेस डेवलप करेगा उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो डिजाइनर फैक्ट्स और डाटा को जो है आइडेंटिफाई करेगा उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब डीएफडीज और डीएफडीज आर द आउटपुट ऑफ द प्रीलिमिनरी फेज। ठीक है, आपके पास अब ये थोड़ा डिफरेंस समझने की बात है। यहाँ पर आ जाएं कि जो डीएफडीज है वो एनालिसिस फेज में तो इनपुट का काम दे रही है। ठीक है, जो आपके पास जो डीएफडीज है वो एनालिसिस फेज में इनपुट का काम दे रही हैं, और जो प्रीलिमिनरी फेज के लिए वो आउटपुट है। ठीक है, यानी प्रीलिमिनरी फेज जो हमने प्रीलिमिनरी स्टडी है, इसके बाद आप एक डीएफडी डेवलप करेंगे, तो वो आपके पास प्रीलिमिनरी स्टडीज के बाद आपके पास एक डीएफडी आ जाएगी। ठीक है, वो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, और फिर वो जो प्रीलिमिनरी फेज की जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट यूज होगी एनालिसिस फेज के लिए। ठीक है, अब एनालिसिस फेज के लिए इनपुट तो है हमारे पास, और वो इनपुट क्या है, डीएफडी। ये थोड़ी बात मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ, ये थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है कि एनालिसिस फेज में हमारे पास आ गया एज अ इनपुट डीएफडी, और अब एनालिसिस फेज का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो डिजाइन डेवलप होगा, ठीक है, वो आपके पास आउटपुट है एनालिसिस फेज का। ये देखिए,
इनिशियल डिजाइन इज आउटपुट ऑफ एनालिसिस फेज। ये बात यहाँ पर भी लिखी है, द इनिशियल डिजाइन या ड्राफ्ट इज द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस फेज, और जो है ना आउटपुट और इनपुट टू द डिजाइन फेज। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझने वाला है कि इनपुट क्या है एनालिसिस फेज का DFD, और आउटपुट क्या है एक डिजाइन, जो डिजाइनर इनिशियल डिजाइनर ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे ये कर रहा है कि आपको जो आपके पास हमने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ऊपर हमने देखी हैं, इनको एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि आपको एक करेक्ट डेटाबेस आप एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, अब डेटाबेस डिजाइन फॉलोज द एनालिसिस फेज। डेटाबेस फॉलोज द एनालिसिस। अब ये बात कर रहे हैं कि आप डिजाइन फेज की आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, डेटाबेस डिजाइन फेज को। ठीक है, अब ये डेटाबेस डिजाइन फेज में कौन कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उन पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब ये पहला जो कंसेप्ट है वो डेटाबेस मॉडल का। ठीक है, ये डिजाइन फेज के अंदर डेटाबेस डिजाइन में क्या स्टोर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा और रिलेशनशिप। ठीक है, यानी स्कीमा, एक डाटा का स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप आप एक डेटाबेस डिजाइन या मॉडल में आप जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास डेटाबेस मॉडलिंग है वो क्या आपके पास, क्या आपने डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना है। ये दोनों तकरीबन एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करते हैं, ये भी डेटाबेस मॉडल है, ये भी डेटाबेस मॉडलिंग। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपने एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये देखें ना यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, इस वजह से इन दोनों जो है कंसेप्ट्स में थोड़ी कुछ रिजेम्बलेंस है। यहाँ आप लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में। डेटाबेस क्योंकि ये आपके पास एक लॉजिकली आपको इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि फिर उसके बाद आपने उसको देखते हुए आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं होगी। तो सेकंड आपके पास डेटाबेस मॉडलिंग है। ठीक है, अब ये डाटा मॉडल वो, ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं डाटा मॉडल। अब इसके आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स कौन सा है, एक तो स्ट्रक्चर है, आप इसको ऑब्जेक्टिव वाइज तौर पर सिर्फ देख लेते हैं, इसको आपने देखना है तो ये बेहतर है ऑब्जेक्टिव वाइज। एक डाटा मॉडल में फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रक्चर, सेकंड है मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि आपने उसको देखें डाटा आपने अपडेट करना है, डाटा एडिट करना है, तो आपने एक लैंग्वेज यूज करते हुए करना है। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डाटा मैनिपुलेशन करेंगे उसको आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। मैनिपुलेशन से मुराद आपके पास एक, उसको आप अपडेट या एडिट कह सकते हैं, मॉडिफाई कह सकते हैं। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन से मुराद आपके पास डाटा मॉडिफाई है। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है उसको आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कह सकते हैं, ये सेकंड कंपोनेंट है। थर्ड ये है कि जो रूल्स हैं, ठीक है, वो आपने इंश्योर करना है कि आपके डाटा को सही डिफाइन कर सकें और डाटा की करेक्टनेस को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो यानी इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट नहीं होगी, रूल्स करेक्ट नहीं होंगे, तो फिर डिज़ाइन भी क्लियर नहीं होगा। तो ये आपके पास डाटा मॉडल की तीन आपके पास कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल, कि हम डाटा मॉडल की क्या है कि डाटा मॉडल के बगैर कोई डीबीएमएस एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कि जो भी आप डीबीएमएस यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीबीएमएस मैं यूज कर रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है और इसके इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स, इसके रूल्स कौन से हैं। ठीक है, और ये कौन से रूल्स को, कौन से स्ट्रक्चर को, कौन सी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा मॉडल की ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और जब आप एक डीबीएमएस यूज करते हैं तो वो आपके पास उसका क्लियरली मेंशन होता है कि ये आपके पास ये कौन सा डाटा मॉडल, ये डीबीएमएस स्पेसिफिक डीबीएमएस यूज कर रहा है। तो ये आपके पास डीबीएमएस एक डाटा मॉडल की सिग्निफिकेंस है कि कोई डीबीएमएस डाटा मॉडल के बगैर विदाउट डाटा मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता।
अब हम इनकी थोड़ी टाइप्स में बात कर लेते हैं डाटा मॉडल्स की। तो आपके पास ये मेनली आपके पास दो ब्रॉडली टाइप्स हैं, एक सिमेंटिक डाटा मॉडल और एक आपके पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। ठीक है, ये आगे फर्दर भी आगे डिवाइड है। ठीक है, अब सिमेंटिक डाटा मॉडल में क्या है, इसमें बेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, बेटर लैंग्वेज है और बेटर स्ट्रक्चर कंसंट्रेट्स है। ठीक है, ये आपके पास सिमेंटिक डाटा मॉडल में शो हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्टिव वाइज भी आप इनकी टाइप्स को आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज, एक बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर डाटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करता है। अब ये जो सिमेंटिक डाटा मॉडल है, ठीक है, अभी क्यों चीजें जरूरी हैं कि आपने एक बेटर आउटपुट लेनी है। अच्छा, अब ये जो सिमेंटिक डाटा मॉडल है ये आगे फर्दर दो में डिवाइड है, ईआर डाटा मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ठीक है, और जो सेकंड टाइप है सिमेंटिक की, एक आपके पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। अब ये रिकॉर्ड बेस्ड जो है ये आगे फर्दर में डिवाइड है, हायरार्चिकल नेटवर्क डाटा मॉडल और तीसरा रिलेशनल डाटा मॉडल। ये रिकॉर्ड की आपके पास आगे फर्दर टाइप्स है 3। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपने इनको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब ये मॉडल्स क्या है, ये रिकॉर्ड बेस है और ये उनसे थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, अब ये मॉडल्स तीनों लेवल पे जो डाटा को वो हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव वाइज भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो कॉमन एग्जांपल सिमेंटिक डाटा मॉडल की जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो है ईआर डाटा मॉडल। ठीक है, और ईआर डाटा मॉडल आपके पास स्पेसिफिकली डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और नोड डीबीएमएस इज बेस्ड ऑन ईआर मॉडल बिकॉज इट इज प्योरली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। ठीक है, तो कोई डीबीएमएस ईआर मॉडल पर बेस नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ जो ईआर डेटाबेस मॉडल है वो सिर्फ डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस के लिए यूज हो रहा है। ये मैं यहाँ पे ये बात मैंने लिखी है कि ईआर मॉडल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ओनली, और जो बाकी मॉडल्स हैं ठीक है उनको डीबीएमएस यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क, ठीक है, या रिलेशनल और हायरार्चिकल मॉडल। ठीक है, डीबीएमएस इनको यूज करता है और जो ईआर मॉडल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डाटाबेस डिजाइन्स पर, टाइप्स ऑफ। ठीक है, आप इनको भी थोड़ा सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज ही देख लें कि 3 किस्म की टाइप्स हैं। एक कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन, ठीक है, और using this design is implemented using a semantic data model for creating a design for an organization. We do use the ER model। वही बात हो रही है जो हम पहले कर चुके हैं, डिजाइन के लिए आपको ER डाटा मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब डाटाबेस डिजाइन में फर्स्ट कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन है, सेकंड आपको लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन है। ठीक है, और थर्ड आपके पास फिजिकल डाटाबेस डिजाइन है। यहाँ पे आपके पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑन डीबीएमएस। आपने पहले डिजाइन डिफाइन कर लिए दोनों में, और यहाँ पे आपने इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फिजिकल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सो द फिजिकल डाटाबेस डिजाइन इज परफॉर्म। ठीक है, तो आपने ये बात जो है अपने माइंड में रखनी है कि कौन से डाटाबेस डिजाइन में आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिजिकल डाटाबेस डिजाइन में आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये थी तीनों टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और मैंने कोशिश की कि उसमें इसको शॉर्ट कर सकूं, लेकिन ये चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर करना था, इस वजह से ये थोड़ा लेंथी हो गया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 7 पर बात करेंगे। और ये अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।